हेलो एवरीवन। सीटेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी एनसीईआरटी शब्दावली यानी कि जो भी आपको मुश्किल शब्द लगते हैं, जैसे सीडीपी पढ़ते हैं या फिर हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी आपके मुश्किल शब्द रहते हैं मैं आपको उसका परिभाषा आपको आसान शब्दों में मैं आपको बताऊँगा। तो आपको जितने भी आपके जो कि सीडीपी में मुश्किल शब्द होते हैं सभी चीज़ बता दूंगा। आप लोग धैर्य रख करके इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एनसीईआरटी शब्दावली जो कि ए से जेड तक है, कहने का मतलब है कि पूरा शब्दावली है, उसके आसान व विस्तृत परिभाषाएं हैं और ये इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट है। आइए सबसे पहले हम लोग जो शब्द है वो है आपका जीववाद, उसका जो है कि मतलब समझाते हैं। जीववाद का अर्थ है यह मानना कि जीवित प्राणियों में विशेष जीवन शक्ति होती है। इसे जीवन शक्ति के कारण जीव सोचते, बढ़ते और प्रतिक्रिया करते हैं। यह निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाई जाती है। ये जो फ़र्क पाया जाता है, ये जो डिफरेंस वो पा लेते हैं निर्जीव और सजीव चीज़ों में, उसी को कहते हैं जीववाद। आइए उसके बाद में जानते हैं हम लोग सहचारी अधिगम कि सहचारी अधिगम होता क्या है। जब बच्चे समूह में मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं उसे सहचारी अधिगम कहते हैं। इसमें चर्चा, सहयोग और सहाभिकता होती है। इसमें सामाजिक और बौद्धिक विकास भी होता है। उसके बाद में अगला जो है आपका वो है आपका द्विभाषिकता। द्विभाषिकता यानी कि दो भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता को द्विभाषिकता कहते हैं। ऐसे बच्चे दोनों भाषाओं में सोच सकते हैं। यह भाषा विकास को मजबूत बनाती है। उसके बाद में अगला जो है वो आपका है आगामी पराक्रम, यानी कि आगामी पराक्रम का अर्थ है भविष्य में कार्य करने की क्षमता। यह व्यक्ति की आगे की संभावनाओं को बताता है। शिक्षा में इसका संबंध योग्यता से है, काबिलियत से है। उसके बाद में आइए हम लोग एक और शब्द जानते हैं, विचारवेश। विचारवेश ये क्या होता है समझिए। देखिए, विचारवेश व्यक्ति की सोच और विश्वास का तरीका होता है। यह उसके विचारों और निर्णयों को प्रभावित करता है। समाज और शिक्षा दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आइए जानते हैं केंद्रीकरण का मतलब क्या है। केंद्रीकरण में बच्चा केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, वह बाकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। यह छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। देखिए, मैं आपको विस्तार से इसलिए समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आसान है और मैं आसान तरीके से इसका परिभाषा लिखा हूँ, इसे डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर किसी चीज़ में अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, आपको जो है कि बताया जाएगा फिर, ठीक है। शिरा पदम भिमुख विकास ये क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण आता है बच्चों में, फिर हाथ और पैर का विकास होता है, यानी कि सर से लेकर के फिर बाकी जो आज़ा हैं जिस्म के वहाँ उसका विकास होता है। लेकिन सबसे पहले सर का होता है, सर से शुरू होता है, उसी को कहते हैं। उसके बाद में अगला है संरूप। संरूप किसी समूह का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। इसके आधार पर बाकी वस्तुओं को पहचाना जाता है। यह संप्रत्यय निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद में अगला जो है वो आपका है कालानुक्रमिक आयु। यह जन्म से अब तक की वास्तविक उम्र होती है। इसे वर्षों और महीनों में मापा जाता है। यह मानसिक आयु से अलग होती है। उसके बाद में अगला है आपका संज्ञान। संज्ञान का मतलब है सोचने और समझने की प्रक्रिया। इसमें ध्यान, स्मृति और तर्क शामिल है। यह मानसिक विकास का आधार भी है। आइए अब अगला जानते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि यह एक ऐसा अधिगम है जिसमें बच्चा समझ कर सीखता है। इसमें रटना नहीं बल्कि सोच शामिल होती है। यह अस्थायी होती है। उसके बाद में आइए जानते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ये वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे सीखना संभव होता है, जैसे ध्यान देना, याद रखना और सोचना। अधिगम इन्हीं पर निर्भर करता है। उसके बाद में आइए जानते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय किसी वस्तु या विचार की सामान्य समझ है। यह समान गुणों के आधार पर बनता है, जैसे फल, जानवर, संख्या। उसके बाद में अनुबंधन, इसको समझिए। अनुबंधन का मतलब है दो चीज़ों का आपस में जुड़ जाना, एक के आने पर दूसरी याद आ जाती है, उसी को कहते हैं अनुबंधन। यह अधिगम में सहायक होती है। संरक्षण को समझिएगा। संरक्षण का अर्थ है मात्रा वही रहती है, भले ही आकार या रूप बदल जाता है। यह संज्ञानात्मक विकास का संकेत है।
अभिसारी चिंतन को समझिएगा, इसमें समस्या का एक ही सही उत्तर खोजा जाता है। यह तर्क और तथ्य पर आधारित होता है। परीक्षा में इसका अधिक प्रयोग होता है। सृजनात्मक, इसको समझिएगा, सृजनात्मकता का मतलब है नया और अलग सोचना। इसमें कल्पना और मौलिकता होती है। यह समस्या समाधान में सहायक है। उसके बाद में निर्णयन क्या है, देखिए, निर्णयन का अर्थ है सोच समझकर फैसला लेना। यह सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। यह जीवन कौशल का भाग है। उसके बाद में आइए आगे जानते हैं, वो है आपका निगमनात्मक तर्कना। इसमें सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। निगमनात्मक में सामान्य से विशेष, पहले नियम पता होता है ना, फिर उदाहरण दिया जाता है। अपसारी चिंतन के बारे में समझिए। इसमें एक समस्या के कई उत्तर सोचे जाते हैं। यह रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जो कि जीन पियाजे का था। यह सृजनात्मकता इससे जुड़ी होती है। उसके बाद में आइए जानते हैं, वो है आपका अहंकेंद्रवाद। इसमें बच्चा केवल अपनी सोच को ही सबसे सही मानता है। वह दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। यह प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में संवेग को समझिएगा। संवेग का मतलब है भावनाएं, इमोशन जो कह सकते हैं आप, जैसे खुशी, डर, गुस्सा, है ना, जो व्यवहार को प्रभावित करती है। उसके बाद में हम लोग समझते हैं सूक्ष्म पेशी कौशल। छोटी मांसपेशियों से जुड़े कार्य, जैसे लिखना, पर बटन लगाना, यह हाथ और उंगलियों का विकास है। उसके बाद में प्रक्रियात्मक स्थिरता, ये क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, वस्तु के केवल एक ही उपयोग में देखना, नए उपयोग की कल्पना ना कर पाना, यह समस्या समाधान में बाधा बनता है। ठीक है, कौन नहीं तो आपका प्रक्रियात्मक स्थिरता। उसके बाद में लिंग पहचान को समझिएगा कि खुद को लड़का या लड़की समझना, यह पहचान बचपन में विकसित होती है। यह मानसिक विकास का भी एक हिस्सा भाग होता है। जानिए लिंग भूमिका को। यह समाज द्वारा जो है तय व्यवहार है। लड़के और लड़की से जुड़े जो अपेक्षाएं, यह सामाजिक प्रभाव दिखाता है। उसके बाद में सामान्य कारण को समझिएगा। यह कारण से कई परिणाम होना, यह सोचने की प्रक्रिया से जुड़ा है। बच्चे धीरे धीरे समझते हैं। उसके बाद में जीन को समझिएगा। इसमें कह रहा है जीन माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, जैसे रंग, कद, बुद्धि, ये आनुवंशिकता से जुड़े होते हैं। उसके बाद में स्थूल पेशी कौशल, बड़ी मांसपेशियों से जुड़े कार्य, जैसे दौड़ना, कूदना, या शारीरिक विकास को दिखाता है। आनुवंशिकता गुणों का माता पिता से बच्चों में जाना, यह जन्मजात होता है, जीन के माध्यम से होता है। उसका बाद उद्भवन, क्षमता का धीरे धीरे उभरना, यह अनुभव और परिपक्वता से होता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, उद्भवन। ठीक है। उसके बाद में आगमनात्मक तर्कना, उदाहरणों से नियम बनाना, पहले अनुभव आते हैं फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये तो शायद ऊपर में पढ़ाया हूँ। अच्छा, मूल प्रवृत्ति को समझिएगा कि जन्म से मिलने वाला व्यवहार, जैसे रोना, डरना, है ना, चलिए, इसे सिखाया नहीं जाता है। उसके बाद में आइए जानते हैं अगला, वो है आपके अधिगम अक्षमताएं। सीखने में विशेष कठिनाई, बुद्धि सामान्य होती है पर सीखने में समस्या होती है। उसके बाद में अधिगम को समझिएगा। अनुभव से व्यवहार में बदलाव, यह जीवन भर चलता है, यह शिक्षा का आधार है। अधिगम सीखना, कोई जो दूसरी चीज़ आप सीखते हैं। परिपक्वता, उम्र के साथ स्वाभाविक विकास, इसे सिखाया नहीं जाता, यह जैविक प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये अपने आप आ जाता है समय गुजरते गुजरते। स्मृति सहायक संकेत, याद रखने में मदद करने वाला उपाय, जैसे संकेत, चित्र, यह स्मृति को मजबूत करती है। स्मृति मतलब समझते हैं ना, मेमोरी। नैतिक विकास मतलब समझिए सही और गलत की समझ, है ना, यह धीरे धीरे विकसित होती है, समाज और शिक्षा से प्रभावित होती है। उसके बाद में रूपिम या फिर स्कीमा कह सकते हैं, दिमाग में बनी जानकारी की रूपरेखा, यानी कि जो नया चीज़ को, यानी कोई भी चीज़ हम देख लेते हैं और उसे जो याद रख लेते हैं माइंड में, वही चीज़ होता है। नई जानकारी इसी से जुड़ती है, यह समझने में मदद करता है। अभिप्रेरणा को समझिएगा। अभिप्रेरणा काम करने की अंदरूनी इच्छा या लक्ष्य पाने में मदद करती है, अधिगम को बढ़ाती है। उसके बाद में अभिप्रेरक को समझिएगा, जो प्रेरित करे, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, यह व्यवहार को भी दिशा देता है। उसके बाद में पेशीय गत्यात्मक विकास,
शरीर की गति से जुड़ा विकास जैसे चलना, दौड़ना, यह शारीरिक विकास है। वस्तु स्थायित्व यानी कि वस्तु ना देखे फिर भी मौजूद समझना, यह शिशु अवस्था में विकसित होता है और यह संज्ञानात्मक विकास का भी संकेत है। अगला जो है वो आपका है संक्रियाएं। मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव या सोचने की प्रक्रिया, उसे संक्रियाएं कह सकते हैं। समकक्षी का मतलब समझिएगा कि समान उम्र के बच्चे यह समाज विकास में मदद करते हैं, इसे सीखने का अवसर भी मिलता है, उसे समकक्षी कहते हैं, समान उम्र का। प्रतिक्षण का मतलब समझिएगा कि बहुत कम समय के लिए ये क्षणिक अवस्था या अस्थायी नहीं होती, ठीक है ना। उस तरह स्वनिम को समझिएगा, स्वनिम आप पढ़े होंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जैसे क, ख, है ना, तो इसे स्वनिम कह सकते हैं, यह भाषा अधिगम का आधार है। चलिए उसके बाद समस्या समाधान को समझेंगे हम लोग। समस्या समाधान मतलब समस्या का हल निकालना, इसमें सोच और तर्क लगता है और यह जीवन कौशल है। उसके बाद तर्कना का मतलब समझिएगा सोच समझ कर निष्कर्ष जो हम निकालते हैं, फैसला निकालते हैं, यह निर्णय लेने में मदद करता है और यह संज्ञानात्मक क्षमता है। उसके बाद विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब परीक्षण का परिणाम बार बार एक जैसा आना, यह भरोसे को दर्शाता है। अच्छे परीक्षण की पहचान भी यही है। संवेदना का मतलब है इंद्रियों से जानकारी लेना, जैसा कि देखना, सुनना, यह सीखने की शुरुआत है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वाक्य विन्यास यानी कि शब्दों को सही क्रम में लगाना, यह भाषा की संरचना है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अधोगामी प्रक्रमण, पहले सोच फिर जानकारी, पहले अनुभव का उपयोग, यह समझने की प्रक्रिया है, उसी को अधोगामी प्रक्रम कह सकते हैं। वैधता का मतलब है परीक्षण वही मापे जिसके लिए बना हो, यह सटीकता को दिखाती है। अच्छे परीक्षण की पहचान भी यही है। उसके बाद में वाचिक अधिगम क्या है, तो बोलकर या सुनकर सीखना, यह भाषा आधारित अधिगम है, शिक्षा में यह आम है। अनुकूलन का मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना, यह जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, यह सीखने से जो है जुड़ा है अनुकूलन। उसके बाद में दुश्चिंता विकार यानी कि अत्यधिक चिंता की अवस्था उसको कह सकते हैं आप, यह सामान्य जीवन को प्रभावित करती है और यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। उसके बाद में अभिक्षमता क्या होता है, देखिए किसी कार्य की विशेष योग्यता या भविष्य की सफलता बताती है, उसी को अभिक्षमता कहते हैं और यह अभ्यास से जुड़ी होती है, इससे अभ्यास बढ़ती है। उसके बाद समझिएगा कि आद्य पर रूप यानी किसी समूह का आदर्श उदाहरण, सबसे स्पष्ट रूप, यह समझने में सहायक होता है। अभिवृत्तियाँ मतलब सोचने का तरीका, यह व्यवहार को प्रभावित करता है और यह सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। क्या अभिवृत्तियाँ। गुणारोपण क्या होता है, समझिएगा कि व्यवहार के कारण बताना, क्यों हुआ इसका उत्तर, यह सोचने की प्रक्रिया, यही होता है गुणारोपण। सत्ता या फिर आप कह सकते हैं प्रभुत्व, ये क्या होता है, समझिएगा कि अधिकार रखने वाला व्यक्ति, यह नियंत्रण दर्शाता है। शिक्षा में संतुलन ये ज़रूरी है। उसके बाद में अगला है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है कि नया और उपयोगी सोच, यह समस्या समाधान में सहायक है और यह बच्चों में प्रोत्साहित करनी चाहिए। भेदभाव तो आप लोग जानते हैं कि अंतर पहचानना यह सीखने की प्रक्रिया है और गलत भेदभाव हानिकारक भी होता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में संवेगिक बुद्धि यानी भावनाओं को समझने की क्षमता जो है, खुद और दूसरों की भावना पहचानना, यह सामाजिक सफलता में सहायक भी है। उसके बाद सहकारक को समझेंगे। सहकारक यानी कि मुख्य कारण के साथ काम करने वाला कारण, यह परिणाम को प्रभावित करता है, यह अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं। उसके बाद में आइए जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर बच्चा अलग होता है, रुचि क्षमता में अंतर होता है, शिक्षा में इसे समझना ज़रूरी है, उसी को तो व्यक्तिगत भिन्नताएं। बौद्धिक अक्षमता, सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता उसे कहेंगे, जैसे सीखने में कठिनाई होती है, विशेष सहायता की ज़रूरत होती है बौद्धिक अक्षमता को। और एक होता है बौद्धिक प्रतिभाशीलता, उसी का ऑपोजिट है, यानी कि सामान्य से अधिक बुद्धि, तेज़ी से सीखने की क्षमता। इन बच्चों को विशेष अवसर चाहिए, विशेष आपको समय चाहिए। उसके बाद में बुद्धि को समझिएगा कि समझने और सीखने की क्षमता जो है समस्या समाधान में सहायक है और ये जन्मजात और विकसित दोनों होती है बुद्धि।
उसके बाद में बुद्धि लब्धि को समझिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि को मापने का जो अंक है उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं, जिसे IQ कहा जाता है। और IQ एक तरह से आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव ही होता है। उसके बाद में यह मानसिक क्षमता दर्शाता है। 73 में है अभिरुचि, किसी कार्य में मन लगना यह अधिगम को आसान बनाती है, रुचि से सीख बेहतर होता है। उसके बाद में अगला 74 में है अंतर्मुखता, यानी कि कम बोलने वाला स्वभाव, अंदरूनी सोच वाला व्यक्ति यह व्यक्तित्व का प्रकार है। और एक है आपका बहिर्मुखता, मिलाना और बोलने वाला स्वभाव, यह दूसरों से जल्दी घुलना मिलना यह व्यक्ति का गुण है, बहिर्मुखता को। ठीक है। अगला है आपका मानसिक आयु, यानी बुद्धि के अनुसार उम्र या वास्तविक उम्र से अलग हो सकती है, यह मानसिक विकास बताती है। अगला है आपका तांत्रिकाजन्य विकार, यानी कि नसों या मस्तिष्क से जुड़ी समस्या या व्यवहार को प्रभावित करती हैं, चिकित्सकीय सहायता होती हैं। मानक को समझिएगा, तय किया गया नियम जिससे तुलना की जाती है या मूल्यांकन में प्रयोग होता है, और ये सीटेट के लिए आपके नेगेटिव हैं। उसके बाद में निष्पादन परीक्षण क्या है, देखिए, काम करके क्षमता दिखाना, लिखने पर नहीं करने पर जोर, यह व्यवहारिक परीक्षा है। अगला है आपका समस्या समाधान व्यवहार, यानी कि समस्या निपटने का तरीका यह अनुभव से विकसित होता है या यह जीवन में उपयोगी है, समस्या समाधान का व्यवहार। आद्य रूप, यानी कि सबसे पुराना उदाहरण, यानी कि मूल ढांचा यह समझने में सहायक है। अगला है आपका अन्विति योजना, यानी कि नई जानकारी को पुराने जानकारी में जोड़ना और यह सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, पियाजे से यह जुड़ा हुआ सिद्धांत है। आत्म जागरूकता को समझिएगा, यानी कि खुद को समझना, अपनी भावना और क्षमता को पहचानना, यह भावनात्मक विकास का भाग है। उसके बाद में अगला है आपका आत्म सक्षमता, खुद पर विश्वास कि मैं यह कर सकता हूँ, यह सफलता बढ़ाती है और ये पॉजिटिव है। आत्मसम्मान, यानी कि खुद की कद्र करना, अपने आप को मूल्यवान समझना, यह व्यक्तित्व विकास में ज़रूरी है। उसके बाद आत्म नियमन, अपने व्यवहार को नियंत्रण करना, भावनाओं पर नियंत्रण करना, यह परिपक्वता को दर्शाता है। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका संवेदनशीलता, दूसरों की भावना समझना, सहानुभूति दिखाना, यह सामाजिक गुण है, उसे कहते हैं संवेदनशीलता। अगला है रूढ़ धारणा, यानी कि बिना सोचे बनी धारणा को रूढ़ धारणा कहते हैं, अक्सर गलत होती है और ये भेदभाव को बढ़ाती हैं, जो कि गलत है। तो आज के इस वीडियो में लगभग 88 शब्दार्थ एनसीईआरटी का मैं बताया हूं, और ये सीडीपी में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी अगर आपको शब्दार्थ पता रहेगा तो ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। आई होप आपको पसंद आया है। वीडियो को एक मरतबा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।